यूरोप में पहली यूनिवर्सिटी बनी साल 1088 में, जिसका नाम था यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना। लेकिन भारत में उससे भी 600 साल पहले एक यूनिवर्सिटी हजारों छात्रों को पढ़ा रही थी, जिसका नाम था नालंदा। दुनिया की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी 5वीं शताब्दी में बनी। इस यूनिवर्सिटी में चीन, थाईलैंड, श्रीलंका, वियतनाम और मध्य एशिया के अन्य देशों से भी लोग पढ़ने को आते थे। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें 300 से अधिक कमरे थे और एक 9 मंजिला लाइब्रेरी थी। लेकिन 12वीं शताब्दी में अचानक ऐसा क्या होता है कि भारत की ये महान यूनिवर्सिटी एक खंडर बनकर रह जाती है। नालंदा को लेकर इतिहासकार कहते हैं कि 12वीं शताब्दी में एक तुर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलाकर राख कर दिया और इसमें रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं की हत्याएं कर दी। लेकिन वहीं इतिहासकारों में एक धड़ा यह भी कहता है कि बख्तियार खिलजी तो कभी नालंदा गया ही नहीं और आग तो खिलजी की मौत के बाद भी लगी थी। कुछ इतिहासकार तिब्बती सोर्सेज के आधार पर यह भी साबित करने की कोशिश करते हैं कि नालंदा को बख्तियार खिलजी ने नहीं बल्कि कुछ ब्राह्मणों ने जलाया। वैसे में पहला सवाल उठता है कि क्या सांप्रदायिक इतिहासकारों और अंग्रेजों ने जानबूझकर नालंदा की आग को मुस्लिम योद्धाओं से जोड़ने की कोशिश की, या मार्क्सवादी इतिहासकारों ने नालंदा के पतन का ठीकरा जानबूझकर हिंदुओं के सर पर फोड़ दिया। नालंदा को लेकर चीनी और तिब्बती सोर्सेज क्या कहते हैं? आखिर क्या है नालंदा का इतिहास और क्या है उसके पतन की असली कहानी, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। 6वीं शताब्दी के दौरान एक चीनी यात्री हुएनसांग भारत आता है, जिसकी रुचि बौद्ध धर्म में थी। इसलिए हुएनसांग भारत में मौजूद उन प्रमुख जगहों पर गया जो भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई थीं या बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई थीं। इसी कड़ी में 635 ईस्वी में हुएनसांग बिहार के राजगीर में मौजूद नालंदा पहुंचता है, जहां मौजूद थी विश्व प्रसिद्ध नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा के बारे में चीनी यात्री हुएनसांग लिखता है कि इसका संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई। इतिहासकार इस शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम के रूप में करते हैं, जिसका टाइम पीरियड 415 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी माना जाता है। आगे अपने पिता की परंपरा को बढ़ाते हुए कुमारगुप्त प्रथम के पुत्र बुद्धगुप्त ने इस नालंदा के दक्षिण में एक दूसरा विहार बनवाया। इसी तरह गुप्त काल के अन्य राजाओं ने भी नालंदा में निर्माण करवाए। नालंदा 1 मील लंबा और आधा मील चौड़े क्षेत्र में फैला हुआ था, यानी नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसमें पढ़ाने के लिए 300 छोटे छोटे कमरे थे। साथ ही धर्मगज नाम की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। 6वीं सदी आते आते नालंदा दुनिया के दूसरे देशों में प्रसिद्ध हो चुका था। इसे इस बात से समझा जा सकता है कि जब चीनी यात्री फाहियान, जो 4वीं शताब्दी में भारत आया था, उसने नालंदा का कोई उल्लेख नहीं किया। लेकिन जब 200 साल बाद चीनी यात्री हुएनसांग और इत्सिंग आते हैं तो वे नालंदा की प्रशंसा करते हुए थकते नहीं हैं। सम्राट हर्ष ने नालंदा को खूब राजकीय संरक्षण दिया। हर्ष ने नालंदा को 100 गांव दान में दिए। हर गांव से नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए चावल, घी, मक्खन आदि पहुंचता था। नालंदा में केवल भारत ही नहीं बल्कि चीन, मंगोलिया, तिब्बत, कोरिया, मध्य एशिया से छात्र पढ़ने के लिए आते थे। हुएनसांग के बाद दूसरा चीनी यात्री इत्सिंग साल 671 ईस्वी के आसपास भारत आता है। इत्सिंग ने भी नालंदा में पढ़ाई की और नालंदा में 10 साल बिताई। इत्सिंग के अनुसार नालंदा के अधिकार में उस वक्त 200 गांव थे और भिक्षुओं की संख्या करीब 3000 से अधिक थी। इस तरह नालंदा आगे भी अपनी ख्याति बनाए रखता है। लेकिन आगे 11वीं शताब्दी में बंगाल के पाल राजाओं ने नालंदा को संरक्षण देना बंद कर दिया और नालंदा की जगह विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इससे नालंदा के प्रभाव में कमी आती है। वहीं इतिहासकारों के अनुसार तिब्बती सोर्स ये भी कहते हैं कि चूंकि नालंदा पर तंत्रयान का प्रभाव अधिक बढ़ गया था, इसलिए नालंदा का महत्व घटने लगा था। लेकिन सवाल यह है कि नालंदा के पतन का असली कारण क्या है? नालंदा के पतन से जुड़ा जो सबसे बड़ा मिथक है वो है कि नालंदा को जलाया गया और जलाने वाला कोई और नहीं बल्कि बख्तियार खिलजी था। कुछ इतिहासकार तिब्बती सोर्सेज के हवाले से ये भी कहते हैं कि नालंदा को ब्राह्मणों ने जलाया, ना कि बख्तियार खिलजी ने। इन दोनों पर लौटेंगे और ढंग से जांच करेंगे। लेकिन इस बात पर तो दोनों ही पक्षों की सहमति है कि 12वीं शताब्दी में हुए पतन के बाद नालंदा यूनिवर्सिटी धीरे धीरे पूरी तरह से भुला दी गई। नालंदा के आसपास रहने वाले लोगों को भी नहीं पता था कि ये जो टीला उनके पास है वो कभी दुनिया की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी रहा है। लेकिन साल 1811 और 12 के आसपास एक ब्रिटिश अधिकारी फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन को लोकल लोगों से इस टीले के बारे में पता चलता है। हैमिल्टन को लगा कि ये कोई बुद्धिस्ट या ब्राह्मणों से जुड़ी कोई चीज होगी।
इस तरह हैमिल्टन भी अंदाजा ना लगा पाए कि ये नालंदा यूनिवर्सिटी है। लेकिन करीब 50 साल के बाद दूसरे ब्रिटिश अधिकारी कनिंघम की नजर इस टीले पर पड़ती है। दरअसल कनिंघम को भारत के पुरातात्विक इतिहास में बड़ी दिलचस्पी थी, खासकर बौद्ध धर्म के अवशेषों को जानने में, और यही कारण है कि कनिंघम ने चीनी यात्री ह्वेनसांग के विवरण में दर्ज जगहों को तलाशना शुरू कर दिया और इस तरह कनिंघम ने तलाश की नालंदा यूनिवर्सिटी की, जिसके बारे में ह्वेनसांग ने अपने यात्रा विवरण में लिखा हुआ था, और इस तरह खोज हुई दुनिया की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी नालंदा की। कनिंघम के नेतृत्व में ही साल 1861 और 62 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नालंदा में सर्वे किया। हालांकि उस वक्त नालंदा की खुदाई नहीं की गई थी, लेकिन साल 1915 आते आते एएसआई ने नालंदा की खुदाई का काम शुरू कर दिया और इस तरह एएसआई की 1921 और 22 की एनुअल रिपोर्ट ने कहा कि नालंदा में जलने के अवशेष पाए गए हैं। एएसआई की यह रिपोर्ट कहती है कि यहाँ पर राख की परतें, मिट्टी के बर्तन के टुकड़े, भारी ईंटें, मलबा और फिर राख और फिर अंत में प्राकृतिक मिट्टी इकट्ठी मिली है। इनसे यह स्पष्ट होता है कि आग तो लगी है, विनाश तो हुआ है। कुल मिलाकर एएसआई की रिपोर्ट ने यह तो स्पष्ट कर दिया कि नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगी थी, लेकिन सवाल यह है कि यह आग किसने लगाई, और दूसरा सवाल यह कि आग जिसने भी लगाई हो, क्या आग पूरे नालंदा परिसर में लगा दी गई थी। जिस तरह की कहानियां चलती हैं कि अगले 6 महीने तक नालंदा की आग बुझी ही नहीं थी, क्या ये सच है? क्या एक आग की घटना से एक यूनिवर्सिटी हमेशा के लिए बंद हो सकती है? क्या नालंदा का विनाश अचानक हुआ या धीरे धीरे हुआ या और अन्य कारणों से हुआ? लेकिन उससे पहले मैं आपको ओडू के बारे में बताना चाहता हूं। ओडू एक बहुत ही एडवांस प्लेटफॉर्म है जो आपके बिजनेस को मैनेज करने में आपकी मदद करता है। यह छोटी और बड़ी हर तरह की कंपनियों के लिए यूजफुल है। इस प्लेटफॉर्म पर आप अपने डे टू डे टास्क जैसे वेबसाइट बनाना, ई कॉमर्स मैनेज करना, अपने प्रोडक्ट्स की खरीद और बिक्री का हिसाब रखना, कॉन्ट्रैक्ट्स पर डिजिटली साइन करवाना या खुद करना आदि बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, और यह सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर इंटरकनेक्टेड मिलता है। ओडू चीज़ों को कितना आसान बनाता है इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपको अपने और अपने क्लाइंट के बीच में अगर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, अब इस पर आपको खुद भी डिजिटल अगर साइन करने हैं और सामने वाले से करवाने भी हैं, तो इसके लिए ओडू के साइन ऐप पर जाना है, डॉक्यूमेंट की पीडीएफ अपलोड करनी है और जहां जहां साइन करवाने हैं वहां उसके नाम के आगे यह साइन वाला ऑप्शन खींचकर लगा देना है और क्लाइंट का नाम इसमें सेलेक्ट कर देना है। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट पर एक से अधिक लोगों के साइन करवाने हैं तो उनके बस नाम ऐड करके सेलेक्ट करते जाना है। इससे उस जगह पर फिर सिर्फ वही आदमी साइन कर सकता है जिसे आपने ऑथराइज किया है। ओडू पर आप अपने कीपैड से टाइप करके अपने ऑटोमेटिक साइन कर सकते हो, ड्रॉ करके भी अपने साइन कर सकते हो, या अगर पहले से साइन की फोटो है तो उसे अपलोड करके भी साइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको सामने वाले से डेट भी फिल करवानी है, ईमेल भी डलवाना है या मोबाइल नंबर भी डलवाना है तो उनके ऑप्शंस को भी खींचकर डॉक्यूमेंट में डाल दो और जिससे भी ये डिटेल्स फिल करवानी है उनका नाम सेलेक्ट कर दो। यहाँ कौन कौन सा ऑप्शन फिल करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, आप ये भी मार्क कर सकते हैं। साथ ही इसमें आप टाइम भी सेट कर सकते हो कि सामने वाली पार्टी को कब तक साइन करके दे देना है। साथ ही इसमें रिमाइंडर का ऑप्शन भी डाल सकते हो। इसके अलावा मान लीजिए आपने ऐसी कोई चीज़ लिखी है जिस पर आपको सामने वाले का जवाब चाहिए तो टेक्स्ट का ऑप्शन भी आप डाल सकते हैं और इस आदमी का नाम सेलेक्ट कर दो जिससे आपको कमेंट लेना है। अगर आपको किसी लाइन पर सामने वाले से टिक भी लगवानी है तो आप उसे चेक बॉक्स का ऑप्शन भी दे सकते हैं। कुल मिलाकर अपनी ज़रूरत का काम करने के बाद इसे सेंड कर देना है और जिन लोगों को आपने ऐड किया था उन सब पर एक ईमेल चला जाएगा और यह सब काम चुटकियों में हो जाता है, वह भी एक पैसा खर्च किए बिना, क्योंकि ओडू का पहला ऐप लाइफ टाइम पूरी तरह से फ्री है। अगर इसके बाद आप अपने बिजनेस के लिए ओडू की अन्य ऐप्स यूज करना चाहते हैं तो आप ओडू का मात्र 580 रुपये का सब्सक्रिप्शन खरीदकर ओडू के सभी ऐप्स यूज कर सकते हैं। ओडू साइन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अब वापस अपनी कहानी पर लौटते हैं। वे लोग जो नालंदा के पतन के लिए बख्तियार खिलजी के आक्रमण को जिम्मेदार ठहराते हैं, वे सबसे पहले फारसी लेखक मिनहाज ए सिराज की किताब तबकात नासरी का हवाला देते हैं। इसलिए सबसे पहले मिनहाज के बारे में जान लेना जरूरी है। मिनहाज का जन्म साल 1193 में अफगानिस्तान में हुआ, जो आगे चलकर इल्तुतमिश के समय दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश में आकर काम करने लगता है। इल्तुतमिश ने मिनहाज को काजी एवं सदर शांति का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। 1235 में मिनहाज दिल्ली शहर के काजी बन जाते हैं। रजिया सुल्तान से लेकर सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के समय भी मिनहाज ने दिल्ली सल्तनत को अपनी सेवाएं दी। इस तरह मिनहाज की किताब तबकात नासरी में दिल्ली सल्तनत का इतिहास जानने को मिलता है। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा पर किए गए कथित हमले के वक्त मिनहाज ए सिराज खुद मौजूद नहीं थे, बल्कि वो अन्य लोगों के द्वारा बताई बातों को अपनी किताब में लिखते हैं।
यहाँ मैं मिनहाज सिराज की किताब तबकात नासरी को सीधे कोट कर रहा हूँ, ये नहीं कि किसी तीसरे का रेफरेंस दे रहा हूँ कि किसी तीसरे ने मिनहाज के बारे में ये लिखा था। स्क्रीन पर मौजूद ये किताब तबकात नासरी का अंग्रेजी अनुवाद है, जिसे मेजर H.G. रावर्टी ने किया है, जिसे साल 1881 में पब्लिश किया गया। मिनहाज अपनी इस किताब में बख्तियार खिलजी द्वारा किला-ए बिहार पर किए गए अटैक के बारे में पूरा ब्यौरा देते हैं। यहाँ किला-ए बिहार के बारे में भी बताना जरूरी है। इतिहासकारों के अनुसार यहाँ किला-ए बिहार से मतलब बिहार शरीफ से है। बिहार शरीफ नालंदा जिले का हेडक्वार्टर है और बिहार शरीफ से नालंदा यूनिवर्सिटी की दूरी करीब 28-30 किलोमीटर मात्र है। साल 1193 में बख्तियार खिलजी ने किला-ए बिहार पर अटैक किया। कुछ लोग इस कथित घटना को साल 1197 का भी मानते हैं। इस पर मिनहाज अपनी किताब में लिखते हैं कि वह 200 घुड़सवारों के साथ बिहार के किले के द्वार पर पहुंचा और अचानक उस जगह पर हमला कर दिया। फरगना के 2 भाई थे, निजामुद्दीन और शमसुद्दीन, जिनसे मैं लखनौती में मिला, जिन्होंने बताया कि वे दोनों उस युद्ध में बख्तियार खिलजी की सेवा में थे और आगे का ये जो विवरण है उन्हीं का है। जब ये दोनों बुद्धिमान भाई किले के द्वार तक पहुंचे और हमला शुरू किया, तब मोहम्मद बख्तियार ने अपनी बहादुरी के बल पर किले के द्वार के पास से अंदर घुसकर किले पर कब्जा कर लिया और बड़ी लूट हासिल की। उस जगह के अधिकांश निवासी ब्राह्मण थे, जिनके सिर मुंडे हुए थे और उन सभी को मार डाला गया। वहाँ बहुत सारी पुस्तकें थीं और जब ये सभी पुस्तकें मुसलमानों के सामने लाई गई तो उन्होंने हिंदुओं को बुलाया ताकि वे उन पुस्तकों के बारे में जानकारी दे सकें, लेकिन सभी हिंदुओं को मार दिया गया। पुस्तकों की सामग्री जानने के बाद यह पता चला कि पूरा किला और ये शहर एक महाविद्यालय था और हिंदी भाषा में वे महाविद्यालय को बिहार कहते थे। ये मिनहाज सिराज का वो रेफरेंस है जिसके आधार पर कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलाया था। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि मिनहाज सिराज ने जिन मुड़े हुए सर वाले ब्राह्मणों का जिक्र किया, दरअसल वे बौद्ध भिक्षु थे जिन्हें गलती से उन्होंने ब्राह्मण समझा या गलती से ब्राह्मण लिख दिया। अब इतिहासकारों के दूसरे पक्ष पर आते हैं कि वे इसे लेकर क्या कहते हैं। प्रोफेसर और इतिहासकार D.N. झा इंडियन एक्सप्रेस अखबार के एक आर्टिकल में लिखते हैं कि जिस विहार पर बख्तियार खिलजी ने अटैक किया वो ओदंड बिहार या ओदंतपुरा विहार था, जिसे ओदंतपुरी कहा जाता है, जो कि बिहार शरीफ में है, यानी नालंदा के पास की ही एक दूसरी जगह है। इस तथ्य को राइट विंग हिस्टोरियन जादूनाथ सरकार भी मानते हैं। ऐसा D.N. झा ने इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में लिखा है। D.N. झा आगे लिखते हैं कि मिनहाज ने नालंदा का मेंशन नहीं किया था, उसने केवल किला-ए बिहार लिखा था। फिर कैसे माना जा सकता है कि वो नालंदा है? इस पर D.N. झा ये भी कहते हैं कि दिल्ली से बंगाल जाने के मेन रूट के बीच में नालंदा पड़ता ही नहीं है। इसके अलावा D.N. झा ये भी कहते हैं कि जब साल 1234 ईस्वी में एक तिब्बती भिक्षु धर्मस्वामिन नालंदा पहुंचा, उसे तब भी नालंदा की कुछ बिल्डिंग्स सुरक्षित मिली जिसमें कुछ पंडित और भिक्षु रहते थे और महापंडित राहुल श्री भद्र से शिक्षा प्राप्त करते थे। ये D.N. झा ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है। लेकिन चूंकि D.N. झा ने ये तथ्य रूस के प्रोफेसर रोयरिच द्वारा ट्रांसलेट की गई धर्मस्वामिन की जीवनी से लिए हैं, इसलिए एक बार उसी किताब पर जाते हैं ताकि पूरा मामला पता चल सके। ऐसा ना हो कि D.N. झा ने केवल अपना तर्क साबित करने के लिए धर्मस्वामिन की आधी अधूरी बात मेंशन कर दी हो। इस किताब के सेक्शन 5 में लिखा है कि एक जनरल इंप्रेशन है कि नालंदा 13वीं सेंचुरी तक पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। ये बात धर्मस्वामिन के विवरण से कंफर्म नहीं होती। वे वहां लगभग 6 महीने तक रह रहे थे और हमें प्रत्यक्ष विवरण देते हैं। नालंदा अभी भी अस्तित्व में था, लेकिन अपनी पूर्व महिमा की एक मात्र छाया भर था। एक समय था जब वहां 7 मंदिर और 14 बड़े और 84 छोटे मठ थे। धर्मस्वामिन हमें बताते हैं कि उन्हें मुसलमानों द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया था और वहां उनकी देखभाल करने या उन्हें दान देने वाला कोई नहीं था। केवल 2 विहार, जिन्हें धानाबा और धुनाबा कहा जाता था, केवल वही चालू अवस्था में थे। संस्थान की 4 दीवारी अभी भी अस्तित्व में थी, जिसमें पूर्वी और पश्चिमी द्वार थे। उनके प्रवेश द्वारों के पास तारा और अन्य देवताओं की पेंटिंग से सजाया गया था। संस्थान के हजारों भिक्षु भाग गए थे, लेकिन मुख्य महंत श्री भद्र वहां निवास करते रहे और उन्होंने भागने से मना कर दिया। वह 90 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध व्यक्ति थे और संभवतः उन्हें लगा कि उन्हें अपने पद पर ही मरना चाहिए। धर्मस्वामिन की यात्रा के समय उनके अधीन 70 भिक्षु विद्वान पढ़ रहे थे, जिन्हें बोध गया कि राजा बुद्धसेना और ओडंतपुरी या बिहार शरीफ में रहने वाले एक धनी ग्रस्त ब्राह्मण शिष्य जयदेव द्वारा समर्थन मिल रहा था। स्पष्ट है कि धर्मस्वामिन खुद 2 तथ्य कहते हैं। एक ये कि नालंदा को मुस्लिम सेना द्वारा नष्ट कर दिया गया था, दूसरा ये कि फिर भी नालंदा में अभी करीब 70 भिक्षु थे। लेकिन अक्सर एक पक्ष द्वारा धर्मस्वामिन द्वारा दिए गए पहले तथ्य को इग्नोर कर दिया जाता है और दूसरे तथ्य यानी नालंदा के धर्मस्वामिन के वक्त भी चालू
चालू रहने के तथ्य को दिखाया जाता है, ताकि वे ये बात इधर उधर से कैसे भी प्रूव कर दें कि नालंदा को बख्तियार खिलजी ने नष्ट नहीं किया। वो तो धर्म स्वामिन के वक्त भी चालू स्थिति में था। 13वीं शताब्दी में आए तिब्बती भिक्षु धर्म स्वामिन की बायोग्राफी में लिखा है कि अगर हम धर्म स्वामिन के विवरण पर विश्वास करें तो नालंदा का जो आंशिक अस्तित्व बचा हुआ था वह मुसलमानों के अंधविश्वासी भय के कारण बचा हुआ था। अपने पहले विध्वंस के दौरान मुसलमानों ने नालंदा के परिसर के भीतर ज्ञाननाथ मंदिर को नष्ट कर दिया था और संभवतः ओडंतपुरी में मस्जिद बनाने के लिए उसके पत्थरों को वहां ले गए। उन्होंने गंदगी फेंककर प्रतिमा को अपवित्र कर दिया था, लेकिन इस अपवित्रता के काम में भाग लेने वाले एक सैनिक की उसी शाम को ओडंतपुरी पहुंचने पर पेट दर्द से मौत हो गई थी। इस घटना के कुछ समय तक मुस्लिम सैनिक नालंदा पर हमला करने से डरते थे। ये अकाउंट भी धर्म स्वामिन का है। इसमें कितना सच रहा होगा ये नहीं मालूम, लेकिन धर्म स्वामिन की 2-3 अधूरी लाइनों को मेंशन करने वाले इतिहासकारों और बुद्धिजीवियों को धर्म स्वामिन द्वारा लिखी अन्य लाइनें भी पढ़नी चाहिए, मिसकोट नहीं करनी चाहिए। धर्म स्वामिन की बायोग्राफी कुछ संभावनाएं देती है कि आखिर किन कारणों से नालंदा का पूर्ण विध्वंस नहीं हो सका। पहला, नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी थी, इसलिए इसे एक बार में बर्बाद करना संभव नहीं था, और एक बार में बर्बाद करने के लिए ये बहुत बड़ी थी, इसे एक बार में नष्ट करना पॉसिबल नहीं था। दूसरा, नालंदा यूनिवर्सिटी दिल्ली से बंगाल जाने के क्रम में सीधे हाईवे पर नहीं पड़ती थी, इसलिए नालंदा के कंप्लीट डिस्ट्रक्शन के लिए एक अलग से हमला करने की जरूरत पड़ती। तीसरा, नालंदा के अनेक मंदिरों और मठों में से 1235 ईस्वी में केवल 2 मठ चालू स्थिति में थे, इसलिए जब मुस्लिम आक्रमण की पहली लहर समाप्त हो गई तो लगभग 100 भिक्षुओं का एक समूह अपने मुख्य महंत के साथ वापस रहने के लिए लौट आया था। ये सब बातें मेरी नहीं हैं, बल्कि उस धर्म स्वामिन की बायोग्राफी से हैं, जिसकी महज 1-2 लाइन आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट उठाकर एक वर्ग के द्वारा ठेली जाती हैं कि धर्म स्वामिन जब आया था तब भी नालंदा यूनिवर्सिटी चल रही थी। इसका अर्थ है नालंदा पर कोई हमला हुआ ही नहीं। इतिहासकार DN झा इंडियन एक्सप्रेस अखबार के इसी आर्टिकल में तर्क देते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि बख्तियार बिहार शरीफ से झारखंड होते हुए बंगाल के नदिया की ओर बढ़ गया। यहाँ DN झा की बात पर कुछ प्रश्न खड़े होते हैं। एक ये कि DN झा जब ये प्रतीत कर सकते हैं कि बख्तियार खिलजी सैकड़ों मील दूर बंगाल जाकर लूट के लिए विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को नष्ट कर सकता है, तो वे ये क्यों प्रतीत नहीं कर सकते कि बख्तियार खिलजी कुछ मील पास में ही मौजूद नालंदा भी लूट के लिए जा सकता है। धर्म स्वामिन अपने समय में हुई एक घटना के बारे में भी बताते हैं। 1235 ईस्वी में ही गर्मी के मौसम में नालंदा को मुसलमानों के और भी विध्वंस का सामना करना पड़ा। एक सैन्य बल को ओडंतपुरी बिहार शरीफ में तैनात किया गया था और इसके कमांडिंग ऑफिसर ने अचानक इसी नगर के एक गृहस्थ शिष्य ब्राह्मण जयदेव को कैद कर लिया। जेल में ही जयदेव को पता चला कि नालंदा पर एक नया हमला होने वाला है, तो उन्होंने किसी तरह जेल से ही महंत राहुल श्री भद्र को एक संदेश भिजवाया और उन्हें भागने के लिए सलाह दी। इस संदेश को प्राप्त करने के बाद सभी 70 शिष्य अपने वृद्ध गुरु और उनके तिब्बती शिष्य को छोड़कर भाग गए। हालांकि ओदंतपुरी में तैनात इस मुस्लिम सेना ने नालंदा पर दोबारा हमला किया था या नहीं, इसे लेकर धर्म स्वामिन कुछ नहीं लिखते। धर्म स्वामिन की बायोग्राफी से ये पता चलता है कि उन दिनों बंगाल और बिहार मुस्लिम राजाओं के अंडर में नहीं आ सका था, इसलिए बिहार में कांस्टेंट लड़ाइयां हो रही थी। एक कारण यह भी है कि नालंदा को ऐसे राजाओं का संरक्षण नहीं मिल सका जो इसे स्थायी तौर पर रिवाइव करते और इसकी कांस्टेंट मदद करते, हेल्प करते। यही कारण है कि 13वीं शताब्दी में ही नालंदा अपने पूर्ण पतन की राह पर थी। और कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि नालंदा का पतन एकदम सडन नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे हुआ। खुद धर्म स्वामिन के विवरण से यह भी बात पुख्ता होती है कि 1193 के खिलजी के कथित अटैक के बाद भी करीब 70 भिक्षु नालंदा में पढ़ाई कर रहे थे। नालंदा के पतन के अन्य कारण ये भी माने जाते हैं कि नालंदा को बंगाल के पाल राजाओं ने, जिनके अंडर ये क्षेत्र आता था, उन्होंने नालंदा की जगह अन्य विश्वविद्यालयों को संरक्षण देना शुरू कर दिया था, जैसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय, सोमपुरा, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। दूसरा, ब्राह्मणवाद के बढ़ने से बुद्ध धर्म का पूरे देश में ही पतन हो चुका था। इस कारण इसका असर नालंदा पर भी देखने को मिल रहा था। ये बात 7वीं शताब्दी में आए चीनी यात्री ह्वेनसांग के विवरण से भी पता चलती है कि 7वीं शताब्दी तक ही देश के बाकी हिस्सों में से भी बुद्ध धर्म लगभग गायब हो चला था। हालांकि बिहार और बंगाल में बुद्ध धर्म अभी भी प्रभावी था और नालंदा तो अपने चरम पर था ह्वेनसांग के समय पर। लेकिन 12वीं शताब्दी तक इस्लामी आक्रमण और जनता में ब्राह्मणवाद के बढ़ने के कारण बुद्ध धर्म का बिहार और बंगाल में भी पतन हो गया।
तीसरा, नालंदा में उस वक्त तक तंत्र विद्या का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ चुका था। इस कारण नालंदा की प्रतिष्ठा में कमी आई और धीरे धीरे नालंदा का पतन हुआ। अधिकतर इतिहासकारों द्वारा बुद्ध धर्म के पतन के साथ ही नालंदा के पतन को भी देखा जाता है। इन सभी पॉइंट्स पर आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी इस बात पर बात करते हैं कि क्या नालंदा को ब्राह्मणों ने जलाया। इतिहासकारों और बुद्धिजीवियों का एक वर्ग जो इस पॉइंट को रखता है, एक बार देखते हैं कि आखिर वे इसके पीछे क्या क्या तर्क देते हैं। नालंदा को ब्राह्मणों द्वारा जलाए जाने की बात के पीछे कुछ लोगों के द्वारा दो सोर्स दिए जाते हैं। पहला सोर्स तिब्बती बौद्ध भिक्षु तारानाथ की किताब हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया है, जिसे लामा चिंपा और अलग चट्टोपाध्याय ने ट्रांसलेट किया है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में डीएन जहां तारानाथ की इस किताब से ही एक रेफरेंस देते हैं, जिसे अलग अलग लोगों द्वारा भी कोट किया जाता है। इसलिए पहले तारानाथ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तारानाथ एक तिब्बती बौद्ध भिक्षु थे जिनका जन्म और मृत्यु 1575 से 1634 के बीच माना जाता है, यानी इनकी मृत्यु 17वीं शताब्दी में हुई। उनका ओरिजिनल नाम कुंडगा साइंगपो था, लेकिन उन्होंने अपना नाम संस्कृत में बदलकर तारानाथ कर लिया था। तारानाथ की अनुवादित किताब के शुरू में ही लिखा है कि तारानाथ कभी भी भारत नहीं आए। हालांकि भारत के बौद्ध धर्म से जुड़े विद्वानों से उनका संपर्क था, उन्होंने किताबें भी पढ़ी थी। तारानाथ की इस अनुवादित किताब में लिखा है कि तारानाथ की इस किताब का तिब्बती टाइटल डोग सो डो कुन बाय भी है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद होता है दैट विच फुलफिल्स ऑल डिजायर्स, यानी वह जो सभी इच्छाओं को पूरा करता है। लेकिन इसको यूजुअली इसके कंटेंट के कारण हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया से ही रेफर किया जाता है। इस किताब को तारानाथ द्वारा 1608 में लिखा गया था, जब उनकी उम्र करीब 34 साल थी। इस किताब को इतिहासकार डीएन झा ने इंडियन एक्सप्रेस के अपने आर्टिकल में कोट किया और इसी रेफरेंस को अन्य लोगों द्वारा भी मेंशन किया जाता है। तारानाथ की हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया में लिखा है कि राजा काकुत सिंह द्वारा नालेंद्र यानी नालंदा में बनाए गए मंदिर के अभिषेक के दौरान युवा शरारती श्रमणों ने यानी युवा बौद्ध भिक्षुओं ने दो तीर्थ का भिक्षुओं पर यानी दो ब्राह्मणों पर गंदगी या कोई तरल पदार्थ फेंका और दरवाजे के पैनलों के अंदर फंसा दिया और उन पर खतरनाक कुत्ते छोड़ दिए। इससे क्रोधित होकर उनमें से एक अपने जीवन यापन की व्यवस्था के लिए निकल गया और दूसरा एक गहरे गड्ढे में बैठ गया, सूर्य साधना करने लग गया, यानी तप करने लग गया। पहले 9 साल और फिर 3 और सालों तक सूर्य साधना करने पर उसे मंत्र सिद्धि प्राप्त हुई और इसके बाद उसने एक यज्ञ किया और चारों ओर मंत्रों से अभिमंत्रित राख बिखेर दी, जिससे तुरंत एक चमत्कारिक आग उत्पन्न हुई जिसने सभी 84 मंदिरों और शास्त्रों को जला दिया, जिनमें से कुछ को 9 मंजिला रत्नोदधि मंदिर की ऊपरी मंजिल से बहने वाले पानी ने बचा लिया। ये तारानाथ की किताब में लिखा है और इसे ही कुछ लोगों द्वारा ये दिखाने के लिए यूज किया जाता है कि ब्राह्मणों ने नालंदा जलाया और रेफरेंस के नाम पर यह कि यज्ञ की राख से इतनी विशाल नालंदा यूनिवर्सिटी जला दी जिसमें सैकड़ों छात्र पढ़ा करते थे। ब्राह्मणों द्वारा नालंदा जलाए जाने की बात को साबित करने के लिए जो दूसरा तिब्बती सोर्स दिया जाता है वो एक तिब्बती बौद्ध सुम्पा खान की किताब पैग सैम जॉन जेंग का है। ये किताब भी 18वीं सदी में लिखी गई थी। सुम्पा खान का जन्म साल 1702 में हुआ, यानी नालंदा प्रकरण से करीब 500 साल बाद। तारानाथ की तरह ही सुम्पा खान भी कभी भारत नहीं आए। सुम्पा खान के द्वारा नालंदा को दिए गए विवरण को इतिहासकार BNS यादव ने अपनी किताब सोसाइटी एंड कल्चर इन नॉर्दर्न इंडिया इन 12th सेंचुरी में लिखा था। BNS यादव की इस किताब के हवाले से इतिहासकार BN झा और अन्य लोग सुम्पा खान के विवरण को लेते हैं। BNS यादव ने किस प्रसंग के साथ तिब्बती बौद्ध सुम्पा का विवरण लिया था, इसे जानने के लिए हमने इंटरनेट पर BNS यादव की किताब की PDF खोजने की कोशिश की, जो हमें नहीं मिली। इसलिए हम सुम्पा खान की ओरिजिनल किताब पर ही पहुंच गए, जिससे BNS यादव ने विवरण लिया और अन्य लोग BNS यादव की किताब में दिए गए तिब्बती विवरण में से विवरण लेते हैं। लेकिन सुम्पा खान की किताब अभी भी सिर्फ तिब्बती भाषा में ही उपलब्ध है इंटरनेट पर। हमने इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन की किताब ढूंढी लेकिन हमें नहीं मिल सकी। इस किताब में केवल इंडेक्स में कुछ रेफरेंस इंग्लिश में मौजूद है और इन्हीं रेफरेंस में हमें नालंदा को लेकर एक छोटा सा विवरण मिलता है, जिसका रेफरेंस उस तिब्बती सोर्स की तरह किया जाता है जिसमें ब्राह्मणों द्वारा नालंदा जलाए जाने की बात उपजी। सुम्पा खान की इस किताब में लिखा है कि मगध के राजा के एक मंत्री काकुत सिंह द्वारा नालंदा में स्थापित मंदिर में धार्मिक प्रवचनों के दौरान कुछ युवा भिक्षुओं ने 2 तीर्थक भिखारियों पर धोने का पानी फेंक दिया। बौद्ध लोग हिंदुओं को तीर्थक कहकर बुलाते थे। सुम्पा खान की इस किताब के इंडेक्स में आगे लिखा है कि इन क्रोधित भिखारियों ने नालंदा यूनिवर्सिटी के धर्मगंज के 3 तीर्थों में यानी 3 इमारतों में आग लगा दी,
जिनमें रत्न सागर इमारत, रत्न रंजक इमारत और 9 मंजिला इमारत रत्नोदधि शामिल थे, जिसमें पवित्र पुस्तकों की लाइब्रेरी थी। एक तरह से ये वही विवरण है जो 100 साल पहले तारानाथ ने दिया था। चूंकि हमारे पास सुंबा खान की किताब का अंग्रेजी अनुवाद नहीं है, इसलिए इस कहानी की और तान-छान करने के लिए हम वापस तारानाथ की किताब पर ही लौटते हैं, जिसमें सेम कहानी है, जिससे इस किंवदंती की सच्चाई जान सकें। इन 2 ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ करके नालंदा को जलाने वाली बात के बाद तारानाथ लिखते हैं कि इन 2 तीर्थकों यानी ब्राह्मणों द्वारा अन्य जगहों पर भी बौद्ध मंदिरों को जलाया गया, लेकिन राजा की सजा के डर से ये दोनों असम भाग गए। लेकिन वे दोनों अपने पापों से उत्पन्न अपने शरीर की स्वयं स्फुरित अग्नि से जल गए। 11 साल की तपस्या से सिद्धि प्राप्त करना, फिर यज्ञ की आग से नालंदा को जला देना, फिर उसके बाद खुद के ही शरीर से निकली आग से भस्म हो जाना। साफ है ये एक फिक्शन है। फिक्शन भी कई बार सच होते हैं, लेकिन उन पर आंख बंद करके विश्वास करना या नैरेटिव बना देना ये उतना सही नहीं मालूम पड़ता। इस फिक्शन से जो एक स्पष्ट बात निकाली जा सकती है वो ये है कि ब्राह्मणवाद और बुद्धिज्म में आपस में एक टकरार जरूर थी, और ये इतिहास का ऐसा फैक्ट है जिससे मनाही नहीं की जा सकती। इन तथ्यों को बुद्धिज्म और ब्राह्मणवाद के बीच की जो लड़ाई थी उस कड़ी में एक कहानी के रूप में देखा जा सकता है। दरअसल हिस्ट्री से छेड़छाड़ की जड़ में इतिहासकार डी.एन. झा की एक प्रेजेंटेशन है। साल 2006 में इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के दौरान डी.एन. झा ने अध्यक्ष के रूप में प्रेजेंटेशन दी, जिसका टाइटल था लुकिंग फॉर ए हिंदू आइडेंटिटी। ये प्रेजेंटेशन ब्राह्मणवाद और बुद्धिज्म के बीच के टकराव पर केंद्रित थी, जिसमें डी.एन. झा ने बताया कि किस तरह इन दोनों धर्मों के बीच टकराव रहा और कई बार ब्राह्मणवाद मानने वाले राजाओं ने बुद्ध धर्म से जुड़ी इमारतों को तबाह किया। इसमें डी.एन. झा ने तथ्य भी दिए थे, साथ ही मिथ या जो ट्रेडिशन थे या जो मिथक थे उनके बारे में भी कहानियां जो थी वो भी बताई। उसी में उन्होंने डी.एन.एस. यादव की किताब में मेंशन तिब्बती सोर्स का हवाला दिया और इस बात को पत्रकार अरुण शौरी ने उठा लिया और इंडियन एक्सप्रेस के अपने आर्टिकल में इतिहासकार डी.एन. झा और मार्क्सवादी इतिहासकारों पर हिस्ट्री डिस्टोर्ट करने का आरोप लगा दिया। इसके बदले में डी.एन. झा ने भी आर्टिकल लिखा और इसी आर्टिकल में वे लिखते हैं कि निश्चित रूप से चमत्कारों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनके महत्व को अनदेखा करना उचित नहीं है, क्योंकि ये समय के साथ परंपराओं का हिस्सा बन जाते हैं और एक समुदाय की सामूहिक स्मृति, जिसे अंग्रेजी में कलेक्टिव मेमोरी बोलते हैं, उसका हिस्सा बन जाते हैं। ना ही यह उचित है कि ब्राह्मणों और बौद्धों के बीच लंबे समय से चले आ रहे विरोध के तत्व को अनदेखा किया जाए, जिसने तिब्बती परंपरा को जन्म दिया और इसे 18वीं सदी तक पोषित किया। शॉर्ट में समझाऊं तो डी.एन. झा ने कहा कि एक फिक्शन को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके मर्म को समझने की जरूरत है। ये फिक्शन कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म के बीच के टकराव को जरूर दर्शाता है। यही कारण है कि बात यहाँ से वहां उड़ते हुए तिब्बत तक पहुंची। प्रोफेसर डी.एन. झा अपनी जगह सही हैं, लेकिन प्रश्न उन लोगों पर है जो इस फिक्शन को एक फैक्ट की तरह दिखाने लगे, अन्य तथ्यों को छोड़ एक फिक्शन को इस तरह दिखाने लगे कि यही वो क्रांतिकारी तथ्य है जिसका खुलासा उन्होंने किया है। एक फिक्शन से इतिहास के कुछ मर्म निकालना और उसको एक तथ्य की तरह परोस देना भ्रम पैदा करने में अंतर है। नालंदा से जुड़ी और भी छोटी छोटी जानकारियां हैं, लेकिन सब डिस्कस करने का मतलब है और इतनी बड़ी ही वीडियो को बना देना। इसलिए कंक्लूजन पर आता हूं। जो छोटी सी समझ नालंदा के पतन को लेकर मेरी बनी है वह है कि 7वीं सदी से ही देश के अलग अलग हिस्सों में बौद्ध धर्म घटता जा रहा था, यह गायब सा हो गया था, जो 12वीं शताब्दी में लगभग खत्म ही हो गया था। उसकी जगह धार्मिक तौर पर ब्राह्मणवाद ले चुका था, इसलिए नालंदा पर इसका सीधा असर पड़ना ही था। दूसरा, बिहार और बंगाल क्षेत्र में पाल राजाओं ने अन्य यूनिवर्सिटियों को संरक्षण देना शुरू कर दिया था और नालंदा की फंडिंग बंद हो चुकी थी, इसलिए भी नालंदा 11वीं और 12वीं शताब्दी तक अपने पतन की तरफ था। बख्तियार के आने से पहले ही नालंदा का सूरज डूबने की तरफ था। इसके अलावा 12वीं शताब्दी के समय बिहार और बंगाल राजनीतिक अस्थायित्व से जूझ रहे थे। हिंदू, बौद्ध और मुस्लिम राजाओं के बीच चल रही लड़ाइयों के कारण बिहार में राजनीतिक स्थायित्व नहीं था, अनस्टेबिलिटी थी। इस कारण नालंदा को संरक्षण देने वाले बौद्ध राजा भी नहीं बचे थे, इसलिए नालंदा के पतन का जिम्मेदार कोई एक कारण नहीं था। नालंदा का पतन धीरे धीरे हुआ, ये सच है, लेकिन नालंदा पर ब्राह्मणों के हमले की बात इतिहास सम्मत नहीं लगती। जो 2 तिब्बती सोर्स दिए गए हैं वे इतिहास के तथ्य के रूप में स्वीकार्य होने के लायक वजन नहीं रखते। लेकिन वहीं बख्तियार खिलजी के किले ए बिहार पर यानी नालंदा जिले में मौजूद बिहार शरीफ या कहें कि ओदंतपुरी पर हमले की बात मिनहाज सिराज की किताब में मिल ही जाती है। इसी प्रकार धर्म स्वामिन जो बख्तियार खिलजी के हमले के करीब 40-45 साल बाद यानी 1234 ईस्वी में नालंदा आया, जिसने खुद नालंदा में महीनों रहकर पढ़ाई की, जिसने नालंदा की टूटी फूटी बिल्डिंग्स को खुद देखा, उसके अनुसार नालंदा पर मुस्लिम सेना का आक्रमण हुआ था।
जिसके बारे में हमने ऊपर विस्तार से बात की है कि किस तरह जब धर्मस्वामिन नालंदा आया तो उसे नालंदा में केवल 70 बौद्ध भिक्षु ही मिले। मिनहाज सिराज की किताब तबकाते नासरी और धर्मस्वामिन दोनों की किताबों के रेफरेंस मिलाने पर एक रेखा ऐसी खिंचती है जो इस तथ्य के नजदीक जाती है कि नालंदा पर बख्तियार खिलजी ने ही हमला किया था। हालांकि इतिहास में नए नए सोर्स, नए नए शोध और पुरातात्विक साक्ष्य मिलते रहते हैं, जिनसे स्थापित तथ्य भी कई बार बदल जाते हैं। ब्राह्मणवाद से जुड़े राजाओं द्वारा बौद्धों से जुड़ी इमारतों पर हमले की कहानियां भी बहुत सी मिलती हैं। जैसे ह्वेनसांग के अनुसार हर्षवर्धन के ही समकालीन राजा शशांक ने बोधगया के उस पेड़ को काट दिया था जिसके नीचे माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने तप किया था। ब्राह्मणवादी राजा शशांक ने लोकल मंदिर से भी भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी हटवा दी थी। ह्वेनसांग ये भी बताता है कि हूण राजा मेहुरकुल, जो कि एक शिव भक्त था, उसने 1600 स्तूपों और मठों को तोड़वा दिया था। साथ ही हजारों बौद्ध साधुओं को भी मरवा दिया था। 11वीं शताब्दी के प्रसिद्ध लेखक कल्हड़ कश्मीर के राजा द्वारा बौद्धों पर किए गए उत्पीड़न के बारे में बताते हैं। हालांकि कल्हड़ की किताब राजतरंगिणी में इस उत्पीड़न की वजह संपत्ति और धन लूटना बताया, लेकिन कई बार ये हमले बौद्धों से नफरत के कारण भी होते थे। कल्हड़ की राजतरंगिणी के अनुसार राजा क्षेमगुप्ता ने श्रीनगर में मौजूद जयेंद्र विहार को भी तोड़वा दिया था और इसके मटेरियल का इस्तेमाल क्षेम गोरीश्वरा मंदिर बनाने में किया। ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं जब हिंदू राजाओं ने बौद्धों के मंदिरों और मठों को तोड़ा। ब्राह्मणवाद और बुद्धिज्म के बीच में एक पूरा संघर्ष रहा है, वैचारिक, सांस्कृतिक और सामाजिक भी। इस पर विस्तार से वीडियो बनाऊंगा। अगर आप कमेंट बॉक्स को इसकी डिमांड से भर दें, जब पर्याप्त कमेंट होंगे तो समझूंगा कि आप इस विषय में रुचि लेना चाहते हैं और इंटरेस्टेड हैं। खैर, ब्राह्मणवादी राजाओं द्वारा बौद्धों के मठ और विहार बहुत सी जगहों पर तोड़े गए, लेकिन नालंदा के मामले में इसे साबित करने के लिए वर्तमान में जो तिब्बती साक्ष्य दिए गए हैं वे अपर्याप्त हैं। वे ये साबित नहीं कर पाते कि ब्राह्मणों ने नालंदा पर हमला किया है। हालांकि बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर हमला किया, इसे लेकर धर्मस्वामिन का विवरण काफी नजदीक जाता है। धर्मस्वामिन ने ये स्पष्ट कहा है कि नालंदा पर मुसलमानों ने हमला किया। ऊपर से मिनहाज सिराज भी अपनी किताब में कहते हैं कि बख्तियार ने किला बिहार पर हमला किया, जो बाद में पता चला कि एक विश्वविद्यालय था जिसकी पहचान कुछ लोग नालंदा यूनिवर्सिटी के रूप में करते हैं, तो कुछ लोग नालंदा जिले में ही मौजूद बिहार शरीफ की ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी के रूप में करते हैं। हालांकि दोनों के बीच ही मात्र 27-28 किलोमीटर का ही अंतर है, लेकिन अगर धर्मस्वामिन और मिनहाज सिराज की दोनों बातों को एक जगह रख दिया जाए तो ये शक हकीकत के करीब होने लगता है कि बख्तियार ने ओदंतपुरी पर तो हमला किया ही था जैसा कि मिनहाज कह रहे हैं, उसने नालंदा पर भी हमला किया जैसा कि नालंदा को आखिरी दिनों में देखने वाले धर्मस्वामिन कह रहे हैं। हालांकि नालंदा का पतन पहले से ही चालू था, इसलिए ये तो स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता कि बख्तियार के हमले ने ही नालंदा को बर्बाद किया, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जो नालंदा पहले से पतन पर थी, बख्तियार के उस कथित हमले ने उसे पतन के पीक पर पहुंचा दिया। इतिहास दरअसल टटोलने और कुरेदने का सभ्य भाषा का नाम है ये कुरेदना और टटोलना ही। जितना कुरेदोगे उतने ही साक्ष्य मिलते जाते हैं। इसलिए भविष्य में होने वाली खोजों के लिए जगह छोड़ते हुए फिलहाल नालंदा की इस कहानी को यहीं समाप्त करना चाहता हूं। बिना कोई जजमेंट दिए आपसे पूछना चाहता हूं कि मिनहाज सिराज से लेकर धर्मस्वामिन, तारानाथ और सुम्पा खान के अकाउंट सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि नालंदा को किसने जलाया? दूसरा, आप एक कमेंट इस पर भी करें कि क्या मैं इस विषय के साथ न्याय कर पाया या मैं अभी भी अन्य लोगों की तरह कहीं बायस रहा या मैनिपुलेट करने की कोशिश की। जाते जाते एक बार फिर ओडू के बारे में बताना चाहता हूं। ओडू आपकी इनवॉइसेस से लेकर डिजिटल साइन, ई कॉमर्स, इन्वेंट्री एंड वेबसाइट मैनेजमेंट समेत एक बिजनेस के सभी डिपार्टमेंट्स को एक प्लेटफॉर्म पर इंटरकनेक्टेड करता है। लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। पहला ऐप एकदम फ्री है, इसलिए एक बार जरूर विजिट करें। तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल पर। नमस्कार।